जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूँगा मैं। एक बार वापस शुरुआत से। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। एक छोटी सी कविता बच्चों, और इस कविता को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला ने। इस कविता को अपन दो तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। एक तो इनको केवल पढ़ करके सुनाना, और दूसरा है थोड़ा राग में गाना। और कविता को पढ़ते समय हर शब्द का स्पष्ट उच्चारण होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको सुना रहा हूँ, और जब अपना पीरियड समाप्त होगा, क्लास समाप्त होगी, उस समय मैं आपको उच्चारण करने के लिए बोलूँगा। तो एक बार मैं वापस आपको सुना रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो बच्चों अभी आपने सुना, और इस कविता को अपन एक राग से गा भी सकते हैं। थोड़ी पुरानी कविता है, पुराना राग है, तो एक दो मिनट में वापस सुन भी लेते हैं कि इस कविता को अगर राग में गाएंगे तो किस तरह से गा सकते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, है मेरे वे जहां अनंत, है मेरे वे जहां अनंत।
तो बच्चों अभी आपने ये कविता इस राग में सुनी और इस कविता में आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर इस कविता में कवि कहना क्या चाह रहा है। वो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ कि इस कविता को श्री सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी ने लिखी है और ये एक जोश दिलाने वाली, उत्साह दिलाने वाली कविता है। और कवि ने इस कविता में मानव के मन में यानी कि मनुष्य के मन में एक जिस तरह से ऋतुओं में वसंत ऋतु जोश भर देती है, उसी तरह मनुष्य के मन में भी जोश की बात की है कि मनुष्य के मन में ही वसंत की तरह जोश आया है। और कवि कह रहा है कि अभी उसका अंत नहीं होगा, अभी उसकी मृत्यु नहीं होगी, अभी अभी तो उसके जीवन में वसंत आया है जो कि कोमल है, मधुर है और सुंदर है और लंबे समय के बाद खुशियाँ आई है और अभी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। जीवन में उसे चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ मिले, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति मिले, वह उनसे परेशान होकर अपने आप को हताश और निराश नहीं होने देगा और उसके जीवन में जीने की असीम इच्छा है, यानी बहुत सारा जीना चाह रहा है और उसके मन में अभी नए उत्साह का संचार हुआ है। वह लोगों के सुख के लिए अभी रहेगा, वह सोई हुई कलियों को अपने हाथ से सहलाते हुए दुलारेगा, वह उन्हें सूर्य की तरह जगाएगा और इस कार्य से उसके मन को खुशी मिलेगी, जिससे सोई हुई कलियों को सूर्य के प्रकाश की भांति वह नया जीवन देने की कोशिश करेगा। जैसे सूर्य सुबह कलियों को एक नया जीवन देता है अंधेरे के बाद, इसी तरह वो युवाओं को, नए व्यक्तियों को जिसके मन में जोश नहीं है, जो निराशा के भाव वाले हैं, उनको वो जोश देने की कोशिश करेगा और उससे जो युवाओं में जो आलस्य है उसको वो हाथ पैर करके निकाल देगा बाहर और खुशियों को, नई जीवन में नई खुशियों अपनाने की बात करेगा। और कवि यही चाहता है कि जो जीवन में निराश और हताश है उन्हें रास्ता दिखाना चाह रहा है। वो कैसा रास्ता है कि उमंग से कार्य कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए और ये मत सोचिए कि अभी उनका अंत होगा, अभी अंत नहीं होगा और वह अभी तक रहेगा। तो अभी बच्चों आपने ये देखा, कविता का सार मैंने सुनाया आपको और अब देखिए इस कविता को मैं आपको बहुत सारे बच्चे समय से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, समय से आने की कोशिश करें जिससे कि क्लास में जो बीच में जो बच्चे दूसरे पढ़ रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब नहीं हो। और अगली बार रोहित ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चों? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपके पास? यस सर। हाँ, और आपको मैंने अभी जो ये गीत सुनाया वो कुछ सुन पाए आप? हाँ, आंसर दे करके अपना माइक्रोफोन बंद कर देना तुरंत, क्यों कि दूसरे को फिर व्यवधान होता है। देखिए अभी बहुत सारे बच्चे हैं, लेट कमर से हैं, 10-11 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं और अब धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं, है ना? तो उनको मेरा कहना है कि समय से आप क्लास ज्वाइन करें, जिससे अच्छा रहेगा और दूसरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब अपन क्या करेंगे, इस कविता की 4 लाइनों का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे और उनमें जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा नया शब्द है उनका जिनका अपन को अर्थ नहीं आता है, तो उनका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलते हैं आगे और देखते हैं आगे। और कविता की जो पहली लाइनें हैं, एक बार उस शुरुआत वाली 4 लाइनों तक चलते हैं। हाँ, ये शुरुआत वाली 4 लाइनें हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में देखिए कुछ संस्कृत के शब्द हैं जो नए हैं आपके लिए, जैसे मृदुल का अर्थ क्या है? कोमल। और अंत यानी कि अभी समाप्त नहीं होगा। और वसंत क्या है? 6 ऋतुओं में से एक सबसे खूबसूरत ऋतु है जिसमें नई नई कलियां खिलती है, नए नए फूल खिलते हैं, चारों तरफ मौसम सुहावना हो जाता है और सबसे सुंदर मौसम ये माना जाता है। तो इन 4 लाइनों का अर्थ क्या है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहना चाह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी? क्योंकि अभी तो उनका नए जीवन में यह यौवन का प्रवेश हुआ है। उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन यानी कि जवानी अभी अभी ही तो आई है
और इन पंक्तियों में कवि छुपे हुए तरीके से कह रहा है कि उनका मन जोश और उत्साह से क्या हुआ है, भरा हुआ है, और जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते वो हार नहीं मानेंगे, यानी कि वो संघर्ष करते रहेंगे, आगे बढ़ने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। आगे वाली 4 लाइनें देखते हैं। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। इन पंक्तियों में जो नए शब्द आए हैं, पात का अर्थ है यहाँ पे पत्ते। बच्चों, आप अपने पास नोटबुक है तो अभी आप कठिन शब्दों के अर्थ लिख सकते हैं। हाँ, जिनके पास नहीं वो नेक्स्ट बार क्लास में लेकर के आए, और ये साथ साथ लिखते रहेंगे, और बाद में यदि आप अपने घर में भी पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों? हेलो, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आपको? यस सर। तो अभी तक कोई बच्चे देखिए क्लास में ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। ये आया है, देखिए अब आपको थोड़ा समय का पूरा ध्यान रखना है, फिर बाकी मुश्किल हो जाएगा। और समय का ध्यान रखने के बिना फिर बीच में व्यवधान होता है, तो बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आए और अच्छे से आपकी क्लास चलती रहे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक ज्वाइनिंग हो रही है। हाँ, कविता देखिए आगे। हाँ, इसमें ये कह रहे हैं कि हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष। प्रत्युष शब्द नया है। प्रत्युष क्या का अर्थ होता है? सुबह सुबह का समय। तो निराला जी प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वसंत आने के कारण चारों तरफ क्या हो गया है? हरे हरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली खिली कलियां मानो अब तक सो रही हैं। क्या हो गया? तो क्या करूँगा मैं? सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा, और यानी कि कलियों को जगाने वाला कौन है? सूरज। तो मैं क्या करूँगा? उनको यहाँ जगा लाऊंगा। और कवि ने इन पंक्तियों में हारे और निराश हुए लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। ये खास बात, महत्वपूर्ण बात है कविता को समझने के लिए। यानी कि जो सोई हुई कलियां कवि ने बताया है वो कौन है? कि हारे हुए व्यक्ति हैं, जो बहुत ही सबसे हार मान ली कि हम कुछ नहीं कर सकते या निराश हो गए हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा है? कलियां कहा है। और जिस तरह से सूरज जो कलियां बंद होती है सुबह सुबह उनको जगा देता है, उसी तरह कवि क्या कह रहा है? मैं भी ऐसे बच्चे, ऐसे जो नौजवान बच्चे हैं, नौजवान हैं, जिनको जो निराश हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको मैं जगाऊंगा, उनको आगे लाने की कोशिश करूंगा। कि कैसे? कि जिस तरह से सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधे और कलियों में जान आ जाती है, उसी प्रकार निराला जी अपने मोटिवेशन से, प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। और इस तरह ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाह रहे हैं। और अब आगे देखिए, अगली वाली पंक्तियां हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यहाँ पर तंद्रालस 2 शब्दों से बनना है, तंद्रा प्लस आलस, यानी कि जब अपन को नींद आ रही होती है तब अपन को क्या होता है? थोड़ा थोड़ा नींद से जगते हैं या नींद आने वाले होती है, उस समय का जो स्थिति होती है, तो उस समय एकदम अपना एक्टिव नहीं होते, सोचते हैं क्या करें क्या नहीं करें, इस तरह से निश्चय नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से जो आलस होता है उस समय की स्थिति को क्या करूँगा? हर पुष्प से, यानी कि हर कलियों में जहाँ जहाँ आलस है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उनको क्या करूँगा? अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अमृत यानी मैं इस तरह का उनको जोश दिलाऊंगा जो कभी न मरने वाला और सबसे अच्छा बन जाए। और
देखिए इनका एक बार और वापस मैं अर्थ दोहरा देता हूँ कि ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि वसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। यानी कि जिस तरह से वसंत जीवन में फूल खिलाता है, वन में फूल खिलाता है, उसी तरह दुखी लोगों को भी आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। वे इन सभी लोगों को एक नया जीवन देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस एवं उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत सींच दूंगा। अगली पंक्तियां है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार यानी कि रास्ता है ना, जिसकी सहायता से कहीं अपन प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि निराला जी कह रहे हैं कि मैं सोए फूलों यानी कि निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से आराम से व्यतीत कर पाएंगे। और कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा। और इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वो थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही रास्ता नहीं दिखा देंगे तब तक उनका अंत होना असंभव है। ठीक है बच्चों, अभी आपने ये कविता की मैंने अर्थ समझाने की कोशिश की और आपने जाना। बहुत सारे बच्चे अब क्लास में एडमिट हो रहे हैं। जल्दी से बच्चों, जल्दी से आने की कोशिश करो, जिससे कि आपका जो महत्वपूर्ण पढ़ाई का काम है, प्रेजेंटेशन आपको नहीं करना है। हाँ, और अब आपको इस पार्ट के बारे में अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है या मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ और आपको इस कविता में कोई भी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं और मैं आपको मदद करने की कोशिश करूँगा। आदित्य, आपके पास बुक है अभी? हेलो? नो सर। हाँ, सर नहीं है। अच्छा, आपके पास नहीं है, वो बाद में अरेंजमेंट करेंगे आप? है सर। ठीक है। तो आप में से मैं जिनका नाम बोलूँगा उनके पास अगर बुक हो तो वो उसमें से एक बार कविता पढ़ के मुझे सुनाएं कि आप इस तरह अच्छे से उच्चारण कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कौन अपनी इच्छा से जिसके पास बुक है और वो सुनाना चाह रहा है, माइक्रोफोन ऑन करके बताएं। सर सलोनी। हाँ सलोनी, आप सुनाइए। गुड, सुनाइए। ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रद्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर से सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। शाबाश, बहुत ही अच्छा, सुंदर प्रस्तुति, कोई बिना किसी त्रुटि के अच्छे से बोल पाए आप। और आप जिनके पास बुक नहीं हो तो मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ टेक्स्ट बुक का कविता, और इनमें से जो लाइनें आपको समझनी है या जो कोई भी बच्चा आप में से मेरे से सवाल कर सकता है कि इस लाइन का सर वापस बताइए या यहाँ पे दिक्कत हो रही है, आप माइक्रोफोन अपना ऑन करके एक एक बच्चा सवाल पूछ सकता है। सर फर्स्ट पैराग्राफ। हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ वापस देख लेते हैं अपन, कोई बात नहीं। और फर्स्ट पैराग्राफ में मैं अभी आपको टेक्स्ट बुक वाला पेज ही खोल देता हूँ। हाँ, ये अपना है कि अभी न होगा मेरा अंत। कवि इसमें इन पंक्तियों में ये कहना चाह रहा है कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। जैसे आप देखिए, किसी की शुरुआत होती है फिर अंत होता है, और किसी की शुरुआत अभी अभी हुई है तो अभी क्या अंत होगा क्या, बताइए। जिसकी शुरुआत अभी हुई है तो वो बड़ा होगा और फिर जाके उसका अंत होगा। तो कवि क्या कह रहा है कि मेरे वन में, मेरे मन रूपी वन में अभी अभी तो बसंत आया है, और अभी बसंत आया है तो ये फिर ख़त्म थोड़ी होगा, क्योंकि अभी अभी तो आया है। और मृदुल यानी कि मीठा, अच्छा, कोमल, सबसे अच्छा वाला सुंदर बसंत मेरे मन में आया है। तो अभी ये मेरे मन में जो बसंत आया है, खुशियाँ आई हैं, जो उत्साह आया है, वो ख़त्म नहीं होगा। समझ में आया बच्चों? हेलो?
यस सर। सेकंड सेकंड पैराग्राफ, चलो। हाँ जी, देखो सेकंड पैराग्राफ का भी एक बार और कोशिश करता हूँ कि वसंत में क्या होता है। देखिए ये वर्णन है 2 लाइनों में, ठीक है, 2-3 लाइनों में ये वसंत का ही वर्णन है। वसंत ऋतु में क्या होता है आप बताइए, पहली बात ये बताइए वसंत ऋतु में क्या क्या होता है, 1-2 बातें बताइए। चलो सर बारिश आने सबसे पहले हरे पत्ते उगते हैं। बारिश आती है वसंत ऋतु में, बारिश आती है नो सर। तो कितने जनों को पता है कि किस ऋतु के बाद वसंत ऋतु आती है? बताइए, कोई भी आंसर दीजिए। ग्रीष्म ऋतु के बाद। ग्रीष्म ऋतु के बाद। और कोई बताइए। और कोई बताइए। नहीं पता, कोई बात नहीं। देखिए बारिश खत्म होती है, बारिश के बाद सर्दी, सर्दी के बाद जो नया मौसम आता है, पत्ते चेंज होते हैं और नई नई कोपलें आती है। जैसे कि वसंत पंचमी कब आती है पता है? कौन से महीने में आती है? बताइए बच्चों। शिवरात्रि कौन से महीने में आती है? जिसको पता है वो बताइए, किस महीने के आसपास आती है? थोड़ा सा अनुमान बताइए। जब सर्दी की ऋतु खत्म होती है तब। हेलो, कौन से महीने में आती है? फरवरी में। मार्च महीने में। शाबाश, कौन बोला? हाँ, यानी कि जब सर्दी की ऋतु खत्म हो जाती है तब वसंत आती है, पुराने पुराने पत्ते चेंज हो जाते हैं, नई नई कोपलें आती है, नए नए फूल खिलते हैं। उस समय की बात कभी कर रहे हैं, ठीक है ना? ये बेटा मुकेश माइक्रोफोन बंद करो। एक और है ये फिर मैं अगर माइक्रोफोन बंद नहीं करेंगे मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। हेलो, जिनका भी माइक्रोफोन ऑन है बच्चों बंद करो, बच्चों चेक करो, आवाज़ आ रही है अभी? किसका ऑन है बच्चों? मैं नाम बोल रहा हूँ अभी। ये मुकेश राठौड़, हाँ आपका बंद हो गया। ये सविता भाई आपका बंद हुआ। एक और है जिसकी कर करके आवाज, हाँ अब हो गया, ठीक है, ओके। नहीं हुआ है अभी तक, माइक्रोफोन ऑन है। भाई देखो ऐसे मत कीजिए आप, फिर डिस्टर्ब होते हैं। आप चेक कर लो आपका माइक्रोफोन बंद है या नहीं है, फिर दूसरे बच्चे ध्यान से नहीं सुन पाते हैं। देखना पड़ेगा। हेलो, ये MACH महिंद्रा क्या है? महिंद्रा मेल क्या है? कौन है ये? कौन है? मैं रिमूव कर रहा हूँ फिर इसको, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, लास्ट चेतावनी। नहीं करोगे बंद या आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप आपकी स्क्रीन पे क्लिक करो और माइक्रोफोन बंद करो बच्चों। ओके, थैंक यू, हो गया आपका बंद। हाँ, तो मैं कह रहा था कि देखिए वसंत में क्या होता है, नए नए पत्ते आते हैं। कब आती है वसंत ऋतु? सर्दी के बाद, जो सुहावना मौसम होता है, मस्त हवा चलती है, प्रकृति अपना नया रूप धारण कर लेती है, और उस समय जो मस्त वाला मौसम होता है उस समय की वो का वर्णन कवि इसमें कर रहा है। और देखिए इसमें क्या कहा है? हरे हरे ये पात। वसंत ऋतु में क्या है? ये सारे पत्ते कैसे हैं बच्चों? हरे हरे कैसे हैं बताइए? हरे हरे। हाँ, हरे वसंत ऋतु में सारे पत्ते, हाँ शाबाश, ठीक है बच्चों। आंसर देख के माइक्रोफोन बंद कर दीजिए कि सारे पत्ते ये हरे हरे हैं और डालियां नई नई हैं, नई नई कलियां आई हुई है। कोमल गात यानी कि उसका शरीर कैसा है? जो गात यानी कि शरीर, पौधे का शरीर कैसा है? कोमल है, यानी कि बिल्कुल नया सा, एकदम नया सा उसका जीवन हुआ है, अभी अभी जोशीला आया, नए नए पत्ते आ रहे हैं, वो बड़े सुंदर लगते हैं। और मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। जिस तरह से ऐसे मौसम में सूर्य सुबह, प्रत्युष यानी कि सुबह, सुबह सुहावनी सुबह होती है वसंत में, और क्या होता है? ऐसी कलियां जो सिकुड़ी हुई है
जो बंद है वो सुबह आते ही वो क्या करता है, जिस तरह से किसी पे कोई हाथ फेर के, सुबह आपको मम्मी कैसे जगाती है, आपके चेहरे पे या आपको जगा करके हाथ फेर के कहती है कि बेटा चलो उठ जाओ, इस तरह प्यार से। तो कवि भी क्या कह रहा है कि जो बच्चे या जो अभी अभी जीवन में निराश हुए हैं उनको मैं हाथ फेर करके, उनको उम्मीद दिला करके, उनको जोश दिला करके एक नए जीवन में प्रवेश करवाऊँगा। जिस तरह वसंत ऋतु की जो सुबह सुहानी सुबह होती है, कलियाँ खिल उठती है, वो पूरा अपना यौवन में होती है, जोश के साथ होती है, वैसे ही मैं युवाओं को जो निराश हुए हैं उनको मैं जोश दिलाने की कोशिश करूँगा। और भी आप पूछ सकते हैं, जैसे पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, यानी कि हर एक फूल में से सुबह सुबह क्या होता है, किसी का काम करने का मन नहीं होता, आलस आ रहा होता है। तो कवि भी क्या कह रहा है, ऐसे युवा, ऐसे जवान बच्चे जो जोश से युक्त हैं, नए जवानी वाले हैं, लेकिन वो आलसी हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको मैं क्या करूँगा, उनमें से जो आलस है, जो ऊँघ आ रही है, जो तंद्रा आ रही है, उनको मैं निकाल लूँगा और अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यानी कि जिस तरह से सूर्य क्या करता है, एक पूरे फूल को खुला देता है, खुश कर देता है, इसी तरह कवि कह रहा है कि मैं भी ऐसे जो निराश बच्चे हैं उनको क्या करूँगा, उनको मैं जोश रूपी मोटिवेशन करके, प्रेरणा दे करके उनको सींच दूंगा, जिससे कि वो कभी निराश नहीं होंगे और जीवन में आगे बढ़ा दूंगा। और आगे लास्ट वाली लाइनों में देखिए, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी कि जो सही रास्ते पे नहीं है उनको मैं द्वार दिखा दूंगा और हमेशा वो अनंत रूप से आगे बढ़ते ही जाएंगे, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और कभी वापस वही पंक्ति दोहरा रहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। ठीक है बच्चों, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। हेलो, इस कविता के बारे में और कोई पूछना चाह रहा है? हेलो। नो सर। ठीक है, और यदि कोई सवाल है तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं कि इसका, हाँ ठीक है, आप लिख करके भी स्क्रीन पे मुझे भेज सकते हैं। आपको पूछने में शर्म आ रही है या कोई आंसर देना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और मैंने कोशिश की है, और आप क्या करना, नेक्स्ट क्लास में अगर कोई भी बात आपके दिमाग में आ जाए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब इस चैप्टर के कुछ प्रश्न आंसर डिस्कस कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न है कविता से कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, आप में से कोई सुनाइए। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि जी बोलिए, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अभी अंत नहीं होगा। कवि को अभी आया। हाँ, कोई एक जना, एक बच्चा आंसर देगा। सनोली, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि इसका अंत नहीं होगा। कोई भी आप में से आंसर दीजिए। चलो मैं नाम बोलता हूँ, वो आंसर देने की कोशिश करो, जितना आता है उतना बोलना। मैं आपको नाम बोल रहा हूँ। मीता परमार, क्योंकि वो अभी अभी आया है। हाँ, क्यों कि पहली बात तो उसमें उमंग और जोश भरी हुई है, और दूसरी बात अभी अभी आया। तो अंत कैसे हो सकता है? अंत उसका होता है जिसमें जोश नहीं होता, जिसमें उम्मीद नहीं होती, जिसमें हिम्मत नहीं होती, वो खत्म होता है। और जो जोश के साथ है और जो उम्मीद के साथ है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए कवि कह रहा है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। और देखिए, मैं एक बार और पढ़ के सुना देता हूँ। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश और उमंग है और उसे अभी काफ़ी नए कार्य करने हैं, और वो युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहता है, निकालना चाहता है। और दूसरी बात तो मैंने बताई अभी कि अभी अभी ही आया है वसंत, शुरुआत है, तो अंत कैसे हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। फूलों को विकसित करने के लिए कवि क्या क्या प्रयास करता है। मीना रोहित, आप आंसर दीजिए, या आप में से कोई, पल्लवी सिंह, आप में से कोई आंसर देना चाहता है। परेश पटेल,
माइक्रोफोन ऑन करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। तंद्रालस आलस खींचकर। हाँ, उसके अंदर के जो आलस है, जो ऊँग भरी हुए है, उनको खींच करके। हाँ, एक और बात है जिससे वो आगे बढ़ाना चाहता है, उनके अंदर से आलस खींच लेगा। शाबाश, ये सही उत्तर है। लेकिन एक बात और है, नहीं बता, कलियों पे हाथ फेर करके, है ना? क्या कह रहा है? देखिए इसका उत्तर देखिए कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए उन्हें कलियों की स्थिति में से निकालकर उन्हें फूल बनाना चाहता है। और कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया है, इसलिए वह कलियों को अपने हाथ घुमा करके, है ना, अपने कोमल हाथ से उनको स्पर्श देगा और उनमें से आलस्य को हटाएगा और चुस्त बनाएगा, जागरूक बनाएगा, और उसको वो आगे बढ़ाना चाहता है। ठीक है बच्चों? बच्चों, इसका उत्तर समझ में आया? यस सर। ओके। यस सर। थोड़ा ये मुश्किल है, बार बार पढ़ना पड़ेगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ और भी आपकी मदद करूंगा कि आप अच्छे से समझ पाए। वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। एक दो कोई पंक्ति बता सकते हैं वसंत की विशेषता की? आपने यदि वसंत के बारे में निबंध लिखा है तो वसंत ऋतु में क्या क्या होता है, कौन कौन से त्योहार आते हैं, इसलिए सब इसको वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। बताइए, वसंत के बारे में बताइए। होली कौन से महीने में आती है, कौन सी ऋतु में आती है? मार्च। हाँ, मार्च महीने में, उसी समय तो वसंत होता है। तो जोश होती है, उमंग होती है, और इन ऋतुओं में सबसे अच्छा, न तो गर्मी लगती ज़्यादा, न ज़्यादा ठंड लगती है, न ज़्यादा बारिश होती है, एकदम मस्त सुहावना होता है मौसम। इसके कारण इसको ऋतुओं का राजा, यानी कि भारत में 6 ऋतुएं मानी जाती है, उनमें से सबसे बढ़िया ऋतु कौन सी ऋतु मानी जाती है? वसंत। ठीक है। और अगर आपके पास व्याकरण की बुक है तो दूसरा वाला प्रश्न है कि वसंत ऋतु के बारे में एक अच्छा सा निबंध लिखना है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न अभी अपन डिस्कस करेंगे, और सारे प्रश्न अभी इस क्लास में नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपको तब तक कौन कौन से काम करना है मैं आपको बता दूंगा। एक अगला वाला प्रश्न डिस्कस करने के बाद बता दूंगा कि अभी तक कौन सा करना है और नेक्स्ट क्लास में कौन सा अपन सवाल करने वाले हैं। ठीक है बच्चों? अगला तीसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में निबंध लिखना के बारे में कहा है कि वसंत ऋतु के बारे में कौन कौन से त्योहार आते हैं, उनके बारे में जानकारी लिखनी है, जैसे कि महाशिवरात्रि, वसंत पंचमी, 2-2 लाइनें इनके बारे में लिखनी है, और इस तरह से एक अच्छा सा निबंध लिखना है। और तीसरा है कि ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि जब ऋतु मौसम चेंज होता है तो हमारे जीवन पे चेंज प्रभाव पड़ता है। जैसे कि सर्दी ऋतु आ गई तो हमें किस तरह से रहना पड़ता है, क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, क्या क्या बदलाव करने पड़ते हैं, बताइए। सर स्वेटर पड़ता है, गर्म कपड़े पड़ते हैं। गर्म कपड़े पहनने की जरूरत पड़ती है हमें, और अच्छे से ठंड से बचने के उपाय करने पड़ते हैं। और इस तरह से जैसे कहीं बाहर निकलना है तो ज़्यादा अच्छे से बाइक पे या किसी दूसरे साधन से जा रहे हैं तो अपने ठंड से बचने का उपाय साथ में रखना पड़ता है। इस तरह से बदलाव करना पड़ता है। तो बच्चों, अभी अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, और इसमें जो सवाल आपको करने हैं, है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से सवाल करने हैं। कविता से 1, 2, 3, है ना, और कविता से आगे से 1, 2, 3, यानी 6 प्रश्न आपको नोटबुक में तब तक करके रखने हैं, और फिर मैं आपको आगे नेक्स्ट क्लास में जो होगा आपको मैं बताऊंगा। तो अभी आपको होमवर्क समझ में आया बच्चों? हेलो? यस सर। और नेक्स्ट क्लास अपनी कल होगी तो उसमें अपन बात करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। चलो, कल तक के लिए धन्यवाद। यस सर। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। सबको मजा आया? बाय सर। यस सबको मजा आया?